नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट की नई क्लास में। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, फटाफट आओ, जल्दी से जल्दी। क्लासें कैसी चल रही हैं? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो? हालांकि कई बच्चों के फोन आते हैं अब तो बैक टू बैक, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे तो बच्चों के फोन आना बहुत लाजमी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। टेक्स्ट में मैं हूं तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो मैं हूं तुम्हारे साथ, डोंट वरी। ठीक है, अपना जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ज्वाइन करो फटाफट, जिस जिस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उस पर मैंने क्वेश्चन आंसर्स डालने शुरू कर दिए हैं हर जगह से। उसमें मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डालता हूं और ऑब्जेक्टिव भी डालता हूं, जीएसटी के भी डालता हूं और डायरेक्ट टैक्स के भी डालता हूं। बेशक आपने क्लासेस डायरेक्ट टैक्स के लिए परचेज की हैं, बट जीएसटी की भी तैयारी मैं करवा ही दूंगा, मई 24 के लिए भी। ठीक है, चलो जी, तारीख है आज, नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो फटाफट। कैपिटल गेन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और कैपिटल गेन चैप्टर अपने आखिरी चरणों में चल रहा है। तारीख है आज 21 ऑफ फैब, गलत तो नहीं हूं मैं? नहीं, 2024। सर 21 फैब हो गई, कोर्स कंप्लीट। हाँ, मुझे पता था यही बात आएगी। कोर्स में लग सकता है, डिले हो सकता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, 2 4 5 दिन ऊपर नीचे, पर लेकिन हम करेंगे। मैंने फिर कहा करूंगा मैं, बिल्कुल तमीज तहजीब से। मैं घास नहीं कटवाऊंगा, किसी भी चीज के लिए घास नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, चलो। तो कैपिटल गेन में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, रिमेंबर? हाँ सर, लास्ट क्लास में आपने कुछ हमारे को क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे जी, आपको हमने करवाए थे। फिर हमने आपको एग्जम्पशन भी करवाई थी। हाँ जी सर, एग्जम्पशन भी करवाई थी। एग्जम्पशन आज दोबारा से करेंगे। लास्ट क्लास में बस मैंने मोटा मोटी बता दिया था, उसको समझाया नहीं था। आज हम उसको बारीकी से समझेंगे उस एग्जम्पशन को। चलिए, 19 तारीख को क्या क्या किया था हमने? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था जी सर। चलो, हाँ जी, आज रिवीजन नहीं करते हैं, आज 54 ईसी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि 3 4 कॉन्सेप्ट थे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, तो वो आप लोग एक बार खुद से रिवाइज कर लेना आज आज के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार चेंज भी होना चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे 54 ईसी वाली एग्जम्पशन। 54 ईसी वाली एग्जम्पशन, उसमें क्या है? बस भाई, कैमरा क्या करेगा, इतना क्यों ब्लर कर रहा है मुझे? 54 ईसी वाली एग्जम्पशन में सबसे पहली बात, आओ 54 ईसी, नो सर 54 करवाई थी आपने आई थिंक। 54 ईसी तो उसके बाद में आएगी। बुक निकालो ये वाली फटाफट। हाँ जी, समरी बुक, जल्दी से पेज नंबर निकालो 7.30 एग्जम्पशन। चलो 7.29 निकालो, सबसे पहले 7.29 निकालो। उस पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि एग्जम्पशंस बच्चे दो तरह की होती है। एग्जम्पशंस हमारी दो तरह की होती हैं। दो तरह की एग्जम्पशन का मतलब, एक एग्जम्पशन वो होती है जो आपको, हाँ जी, एक एग्जम्पशन वो होती है जो आपको कहीं पर भी अमाउंट इन्वेस्ट करने से मिलती है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जस्ट लाइक सेक्शन 54 वाली एग्जम्पशन, 54, 54 ईसी, 54 एफ वाली एग्जम्पशन, 54 बी वाली एग्जम्पशन, ये ऐसी एग्जम्पशन हैं जो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो यू हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट इन सर्टेन थिंग्स, वो आपको प्रॉपरली मेंशन रहता है। दूसरी जो एग्जम्पशन है आपकी, वो आपकी कैपिटल गेन पर बेस्ड है। जितना भी आपको कैपिटल गेन होगा आपको उतनी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। जैसे दीज एग्जम्पशंस आर अवेलेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ नोटिफाइड कैपिटल एसेट। ये नहीं है कि हर एसेट पर मिल जाएगा, ये स्पेसिफिकली बताते हैं आपको कि आपको सिर्फ इन्हीं कैपिटल एसेट्स पर ट्रांसफर करने पर हम ये एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट इन द न्यू कैपिटल एसेट इज रिक्वायर्ड टू अवेल दीज एग्जम्पशन। और ये एग्जम्पशन 54 वाली ऐसी है कि यू हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट। दीज एग्जम्पशन आर अवेलेबल ओनली इफ स्पेसिफाइड न्यू कैपिटल एसेट्स इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ठीक है जी।
चलिए सेक्शन 10 वाली एग्जामिशन एक बार मोटा मोटी रीड कर लो, एज सच नो इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन 54 वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर सेक्शन 10 वाली क्या कहते हैं, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूनिट स्कीम, ठीक है, सच ट्रांसफर शुड टेक प्लेस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2002 के बाद, उस दिन या उसके बाद आपको स्पेसिफाइड ये जो यूनिट्स हैं वो आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, आपको एग्जामिशन मिल जाएगी अगर आप ये यूनिट्स ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल गेन चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, arise to individual on compulsory acquisition of urban agriculture land, already told you, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड पर कैपिटल गेन हो रहा है जो आपकी कंपलसरी एक्वायर की गई थी तो वो एग्जेम्प्ट होगी सेक्शन 1037 में। दैट मींस ये ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, आपको कुछ नहीं करना। बाई चांस आपने ट्रांसफर की, चाहे यूनिट्स हैं चाहे कंपलसरी एक्विजिशन है, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आई, आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया, वो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसमें कुछ कंडीशंस थी आपकी, वो लैंड आप यूज करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, आपने यूज की हो या आपकी फैमिली ने यूज की हो, पिछले 2 साल तक वो जरूर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। और लास्ट आपका कैपिटल गेन अराइज ऑन बायबैक ऑफ अनलिस्टेड शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ये भी एग्जेम्प्ट होता है। तो ये कुछ ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो आपको अगर स्पेसिफाइड एसेट्स है सिर्फ इन्हीं पर अलाउड होगी, हर किसी एसेट्स पर अलाउड नहीं हो सकती। जबकि सेक्शन 54 वाली जो एग्जेम्पशंस है, 54 में कई सेक्शंस है, 54 EC, 54H वाली, 54B वाली, ठीक है, 54D वाली, तो ये ऐसी एग्जेम्पशंस हैं जो स्पेसिफिकली आपको इंस्ट्रक्शन देंगी कि आपको सिर्फ ये कैपिटल एसेट आप बेचोगे या ट्रांसफर करोगे और आप इतना अमाउंट इस जगह इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको इन सेक्शंस में क्या मिलेगी, एग्जेम्पशंस मिलेगी। कितना मिलेगी, मोटा मोटी सब में पूरी मिलती है, एक सेक्शन को छोड़कर वो मैं आज बता दूंगा, उसमें क्या मिलती है, प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन अलाउड होती है। चलिए आइए फटाफट, सबसे पहला है सेक्शन 54 वाला। सेक्शन 54 ये कहता है, सेक्शन 54 ये कहता है कि अगर आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है, आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है और वो आपने क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में जो आपका कैपिटल गेन है वो हो जाएगा टैक्सेबल, वो हो जाएगा टैक्सेबल। लेकिन किंतु परंतु कुछ हमने आपको छूट दी है। आप एक काम करो, कैपिटल गेन रेजिडेंशियल हाउस के बदले रेजिडेंशियल हाउस खरीद लो। दैट मींस आप प्रैक्टिकली सोचो, यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आपके पास क्लाइंट आता है, ये कहता है सर मैंने घर बेच दिया, आप क्या तुरंत क्या बोलोगे, अरे ये तो आपकी कैपिटल एसेट्स थी, कैपिटल एसेट्स बेच दिया आपने, चेक करो लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, और तुरंत मुझ पर टैक्स दो। वो बोलेगा यार एक घर ही तो बेचा है, उसी पर टैक्स ले लेती है सरकार। तो सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, घर बेच दिया लेकिन नया घर ले लो, ताकि लोग बाग बेघर ना हो, या फिर ऐसा ना हो कि घरों की मार मार हो जाए और सर्कुलेट चीजें होती रहें। क्योंकि आप घर देखो, होता क्या है, आपने घर बेचा मान लो 50 लाख रुपए का, आप जाहिर सी बात है हर इंसान लाइफ में थोड़ा सा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। वो क्या सोचेगा, मैं 70-80 लाख रुपीस तक का कोई घर ले लेता हूँ, वो क्या करेगा 20-30-40 लाख रुपए का लोन लेगा। लोन लेगा तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होंगी, इकोनॉमी मूव करती है, तो इसलिए ये सेक्शंस के पीछे इकोनॉमिक्स भी लगी होती है। ये नहीं कि सिर्फ टैक्स एग्जेम्पशन देना है, बस वोट बटोरने हैं सरकार को, नहीं, इनके पीछे इकोनॉमी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। चलो, तो सेक्शन 54 ये कहता है कि आपका अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस था, मैं अब जो जो बातें बोलूंगा वो आप फटाफट नोट डाउन करते रहेंगे, आप जो भी मैं बोलूंगा वो आप नोट डाउन करेंगे और अपनी ही लैंग्वेज में करेंगे। दैट मीन्स हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो लैंग्वेज है आपकी, आप उसमें नोट डाउन करेंगे सेक्शन 54 को लेकर, क्योंकि 54 पर काफी क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। तो सबसे पहले एक बार उसी को देखते हैं। चलिए फटाफट शुरू कीजिए। सेक्शन 54 में एक बात है कि आप घर के बदले घर ले रहे हैं। जो भी आप नया घर लेंगे, जो भी आप नया घर लेंगे, मुझे एक बात बताओ, वो किसके नाम पर होना चाहिए, वो घर किसके नाम पर होना चाहिए, आपके नाम पर, आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम पर। तो मैं आपको ये बता दूं, ये कहीं भी सेक्शन 54 में मेंशन नहीं है
कि वो घर किसके नाम पर होना चाहिए, तो ये लॉ में एक लूप होल है, आप वो घर किसी के नाम पर भी ले सकते हो। क्या सेक्शन 54 में नया घर खरीदने पर ही मिलेगी? नहीं, पुराना भी ले सकते हो। अगली बात यह है कि क्या घर सेक्शन 54 में सिर्फ घर घर की मिलेगी या लैंड की भी मिल जाएगी? एक मैं बात बता दूं, आप घर कभी भी हवा में नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको लैंड भी तो परचेज करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन के लिए जब इसने बोला हुआ है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है, तो मुझे एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन तो लैंड पर ही तो होगी, तो आप जमीन खरीद सकते हैं, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, फिर भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 54 की। सर मैंने ना घर बना रखा था, मैंने एक फ्लोर और ऐड कर दिया, क्या सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगी? यस, सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलेगी। ये सारी बातें आप एक एक करके नोट डाउन करेंगे। सर मैंने ना को ओनरशिप में घर परचेज कर लिया। को ओनरशिप में मतलब मैंने किसी के साथ मिलकर घर परचेज कर लिया। देखिए सीधी सीधी बात, चाहे कैसे भी इधर से खुजाओ या इधर से खुजाओ, नाक खुजाना है, सिंपल एज दैट। घर खरीदना है, किसी के साथ मिलकर किया, पहले से आप किसी के साथ को ओनरशिप में था, आपने वो पूरा खरीद लिया, 100% शेयर आपने खरीद लिया, तो भी मिलेगा। तो ये सब बातें घुमाने की हैं, आपको एग्जाम में सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ 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 बोलता है। तो आपको ये सारी की सारी चीजें अलाउड हो जाएगी। कई बार एक बच्चों का डाउट आता है कि सर बाई चांस मान लो कि मैंने 3 BHK था, एक ही फ्लोर पर 3 BHK सामने वाले का भी था, हमने क्या किया, सामने वाले का भी खरीद लिया, BHK हटा दी, हमारा 6 BHK हो गया, अलाउड है। आपको रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करना है, ऊपर किया, एडिशन में किया, किसी के साथ मिलकर किया, पहले किसी के साथ था, अब आपने 100% ले लिया, लैंड ले लिया, अब उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, सब अलाउड है, सब अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। किसी और के नाम पर ले लिया, लेकिन आपके फैमिली मेंबर ही होने चाहिए। हाँ जी, सेक्शन 54 क्लियर है? यस। चलो एक बार इसको मोटा मोटी रीड करेंगे। इंडिविजुअल एचयूएफ को ही ये सेक्शन में अलाउड होता है। जब आप इंडिविजुअल एचयूएफ, घर किसके नाम पर होता है? इंडिविजुअल एचयूएफ के नाम पर। सेक्शन उन्हीं के लिए लाया गया, कंपनी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, इनके लिए ये चीजें नहीं लाई गई। घर की बात हो रही है भैया, रेजिडेंशियल। अब बताओ, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही तो इंडिविजुअल एचयूएफ ही तो हो सकता है। कंपनी रहेगी क्या रेजिडेंशियल हाउस में? हाँ, एलएलपी रहेगी, पार्टनरशिप फर्म रहेगी, क्या रहेगा? नहीं सर। एसेट कौन सी ट्रांसफर होनी चाहिए आपकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं चलेगी। आप जो भी घर बेचेंगे वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लॉन्ग टर्म की क्या डेफिनेशन थी? 24 महीने से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा। एसेट्स, विच एसेट्स मस्ट बी एक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था, अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ तक है, या फिर 2 करोड़ से ज्यादा है, या 2 करोड़ से कम है। अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप एक रेजिडेंशियल हाउस खरीदेंगे इंडिया में, यू हैव टू परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस ओनली। और अगर वो 2 करोड़ से कम है तो आपको 2 रेजिडेंशियल हाउस की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ये जो एग्जेम्पशन होती है ये लाइफ में एक बार मिलती है, अगर आपने एक बार क्लेम कर लिया सेक्शन 54, वो आपको लाइफ टाइम कभी भी नहीं मिलता। हाँ जी, टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट्स। न्यू एसेट्स आप क्या एक्वायर करेंगे? न्यू एसेट्स क्या एक्वायर करेंगे, ये बात किधर लिखी है? घर के बदले घर है, घर के बदले घर है। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग, अगर आप परचेज कर रहे हैं, मतलब बना बनाया ले रहे हैं, तो आप 1 साल पीछे 2 साल आगे, पीछे वाला कॉन्सेप्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कई बार इंसान बेचने से पहले खरीदता है कि कल को मैं रोड पे थोड़ी रहूंगा, पहले मैं अपना बैकअप तो बनाऊं। तो वो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 साल पहले 2 साल बाद तक आप नया रेजिडेंशियल घर ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अगर कंस्ट्रक्शन करानी है तो आप 3 साल के अंदर अंदर you have to construct the whole house। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन क्या है? जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ है और अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्ट की है, whichever is
लोअर की आपको डिडक्शन एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये बजट 2023 में अमेंडमेंट है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे मैक्स टू मैक्स सेक्शन 54 में इन्होंने कैप लगा दी कि आप 10 करोड़ से 10 सीआर से ऊपर क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 54, खाली 54 में। अगर आपने 3 साल से पहले न्यूली एसेट्स ट्रांसफर कर दी, न्यूली एसेट ट्रांसफर कर दी, तो क्या होगा, ये जो भी एग्जिबिशन आपको मिली थी वो आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। और विड्रॉ करने का बहुत आसान तरीका उन्होंने बताया कि जो भी आपको शुरुआत में एग्जिबिशन मिली थी वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दो। जैसे ये हाउस था, ये बेचा था इन्होंने 12 लाख में, लेकिन ये जो खरीदा था, मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर ही जो खरीदा था, ये आप 2 साल के अंदर खरीदा था आफ्टर 2 इयर्स, तो ये 9 लाख रुपए का खरीदा था, लेकिन 7 लाख की एग्जिबिशन पहले भी दे रखी थी, तो इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ मैं 2 लाख लूंगा, ना कि 9 लाख, क्योंकि 9 लाख में भले ही खरीदा था लेकिन 7 लाख हमने आपको पहले भी एग्जिबिशन प्रोवाइड कर रखी है, हम उसको वापस ले रहे हैं आपसे। ये देखिए यहाँ पे होगी वापस, और टैक्सेबल हो जाएगा क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी उसी दिन बता दी थी कि घर बनना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन कब हुई नॉट रेलिवेंट, टाइटल नॉट रेलिवेंट, आप उसको यूज करना जरूरी है। आप 2 घर बेच सकते हैं और 1 घर ले सकते हैं। तो ये था सेक्शन 54 मेरा। 1 सेकंड के लिए आप एक बार खुद से आप लोग रीड करो, 1 सेकंड के लिए 2 मिनट लगा के पूरा सेक्शन एक बार खुद से रीड करो जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल। हाँ जी, हो गया कंप्लीट, जल्दी बोलिए, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जल्दी से। हाँ जी, फटाफट देखो तब तक आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है मेरे पास।
चलो एक क्वेश्चन है, मिक्स है, लेकिन एक सेक्शन और रीड करवाना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद हम वो क्वेश्चन कर पाएंगे। सेक्शन है आपका 54 ईसी। 54 ईसी 54 ईसी क्या कहता है, बड़ा प्यारा सेक्शन है 54 ईसी। ये देखिए पेज नंबर 7.33। 54 ईसी क्या कहता है, 54 ईसी ये कहता है अगर आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, कोई भी अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है और वो आपने ट्रांसफर कर दी और उस पर आपको क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन 54 ईसी ये कहता है आप एक काम करो, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो आप सीधा सीधा हम आपको कुछ बॉन्ड्स के नाम बता रहे हैं। आपका घर खरीदने का मन नहीं है, मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं। आपका कुछ कहीं भी इन्वेस्ट करने का मन नहीं है, हम आपको स्पेसिफिकली बॉन्ड बता रहे हैं जो 5 साल के बाद रिडीमेबल होने चाहिए, मतलब यू हैव टू इन्वेस्ट 5 ईयर एटलीस्ट। तो उन्होंने बोला कि वो आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो, जो भी अमाउंट होगी 5 साल बाद रिडीम होंगे, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। दैट मींस सरकार आपका पैसा यूज करना चाहती है, मैं एक बात क्लियर कर दूं, अपने जो भी आपने रजिस्टर बनाया उसके टॉप पर ये लाइन लिख लो कि जो ये 54 वाले हैं इनमें कभी भी सेल कंसिडरेशन जमा नहीं कराया जाता या सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट नहीं किया जाता। जो कैपिटल गेन है वही आपको इन्वेस्ट किया जाता। मान लीजिए आपका एक रेजिडेंशियल हाउस था, वो 1 करोड़ का बिका, उस पर जो आपका कैपिटल गेन आया वो 15 लाख आया। 1 CR का बिका लेकिन कैपिटल गेन आया 15 लाख। तो मुझे आप बताओ न्यू रेजिडेंशियल हाउस में आप कितना इन्वेस्ट करोगे, 15 लाख कि 1 CR? वो आपकी मर्जी, आप चाहे 5 करोड़ कर दो। लेकिन इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए, इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन से बचने अवेल करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए सर मैक्स टू मैक्स आप 15 लाख भी अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो यू आर फ्री फ्रॉम इनकम टैक्स। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी सेल कंसिडरेशन डिपॉजिट नहीं होगा, कैपिटल गेन डिपॉजिट होता है ताकि वो अमाउंट में आपको एग्जेम्पशन मिल पाए। क्लियर है? क्लियर। 54 ईसी क्या कहता है, 54 ईसी कहता है आप कोई भी एसएससी हो और आपको किसी भी तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आप एक काम करो, इन्वेस्टमेंट के लिए हम आपको कुछ बॉन्ड बता देते हैं, आप उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। दैट मींस सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो इंडिविजुअल एचयूएफ को लगते ही नहीं है। जैसे ये देखिए, कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। को इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो कंपलसरी एक्वायर कर ली सरकार। ये नहीं है कि सिर्फ किसानों के खेत कंपलसरी एक्वायर करती है, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट आ जाते हैं जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा सारी इंडस्ट्री को एक्वायर कर लेती है सरकार। ठीक है, तो वहां पर क्या लिखना पड़ा, एनईएसएससी। एलिजिबल एसएससी कौन है, एनईएसएससी। क्यों? क्योंकि भैया ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के होंगे थोड़ी, लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री की, वो किसी कंपनी की भी हो सकती है, फर्म की हो सकती है, एलएलपी की हो सकती है, एओपी बीवाई की हो सकती है, तो इसलिए इन्होंने लिखा एलिजिबल एसएससी एनईएसएससी। तो 54 ईसी भी कहां लगता है, 54 ईसी भी इसलिए हर एसएससी पर लगता है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ पर नहीं। वो कहता है कि भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी को भी हो सकता है। अब हमें सिर्फ पैसे से मतलब है, आप इन 4 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कीजिए। 4 बॉन्ड कौन कौन से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बात समझना जी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉन्ड्स पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात समझो, 4 तरह के बॉन्ड है, मतलब हाईवे, बिजली, फिर दोबारा बिजली और रेलवे। 2 तो आने जाने के साधन होंगे, हाईवे रेलवे, हाईवे रेलवे, हाईवे रेलवे, एक बिजली होगी, एक इलेक्ट्रिफिकेशन है, एक पावर है। ठीक है, आप इन 4 बॉन्ड्स में अपना पैसा डाल दीजिए, आपको सेक्शन 54 ईसी की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आप चाहे कोई भी एसएससी हो, आपको किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो अलाउड हो जाएगा। Which assets shall be transferred? उसने कहा था कोई भी हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, देखना जी, ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, उसमें भी स्पेसिफिकली लैंड और बिल्डिंग या दोनों होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या 54 ईसी सब पर लगेगा कि
लैंड, बिल्डिंग या दोनों पर लगेगा। सर अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, ध्यान देना, लाइन पढ़ना, ध्यान देना, लाइन पढ़ना, क्या कहता है, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, क्या थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थी, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में आपकी या तो जमीन थी या प्रीमाइसेस थी, मतलब बिल्डिंग थी, या दोनों थे, तो ही जाकर आपको 54 ईसी अलाउड होता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता। अब ये क्या कहता है, इवन डेप्रिशिएबल एसेट हेल्ड मोर देन 36 मंथ, वो कहता है अगर डेप्रिशिएबल, हाँ जी एक बात बताओ, डेप्रिशिएबल एसेट्स पर कैपिटल गेन कौन सा आता है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? सर आपने बताया था ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, क्यों, क्योंकि वो तो डेप्रिशिएट होती जा रही है, तो बेशक उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे बेशक वो डेप्रिशिएशन पर्पस के लिए, वो कैपिटल गेन के लिए शॉर्ट टर्म हो, लेकिन 54 ईसी के लिए हम उसको कंसीडर करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। पढ़िए, even a depreciable asset held more than 36 months is a long term capital assets, even if they are always regarded as short term capital assets under other section। आप इनकम टैक्स के अदर सेक्शंस में बेशक उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स मानते हो, लेकिन हम 54 ईसी में, 54 ईसी में इसको हमेशा लॉन्ग टर्म ही मानेंगे, लॉन्ग टर्म ही कंसीडर करके चलेंगे। बोलिए जी, यहां तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो, आप कब तक ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कब तक ये अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये अमाउंट आपको 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, विद इन 6 मंथ, टाइम लिमिट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जब भी आप ओरिजिनल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ यू हैव टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या है, एक हाईवे है, एक रेलवे है, 2 बिजली के है, एक इलेक्ट्रिफिकेशन है, एक पावर है। वो क्या करता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा, बॉन्ड्स थे आरबीआई के, आरबीआई के बॉन्ड लिखे ही नहीं है तो इन्वेस्ट करते रहो। बॉन्ड्स थे एचआर मिनिस्ट्री के, ह्यूमन रिसोर्स बॉन्ड्स, नो, सिर्फ 4 याद रखनी है, हाईवे, रेलवे, पावर, इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ठीक, रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल वाले बॉन्ड होने चाहिए। अब वो बोल दे, अरे हाईवे के, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के बॉन्ड्स हैं, लेकिन वो 1 साल बाद रिडीम हो जाएंगे। हाँ जी बोलो, 1 साल बाद वो रिडीम हो जाएंगे, क्या आप उसको मानेंगे? 5 साल वाले होने चाहिए। Within 6 months from the date of transfer of original long-term capital assets, उसके बाद क्या कहता है, क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर, विच एवर लोअर की आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख की कर सकते हैं, इस पर इन्होंने कैप लगा रखा। आप 50 लाख से ज्यादा बॉन्ड में नहीं डाल सकते, डाल दो कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जेम्पशन 50 लाख तक की ही मिलेगी। वो कहता है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड इन द बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई आरईसीएल फॉर कैपिटल गेन arising from transfer of one or more long-term capital asset during the previous year on transfer in subsequent previous year cannot exceed 50 lakh। अब 50 लाख से ज्यादा की आपको एग्जेम्पशन हम अलाउड नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड क्या है, ऑब्वियसली मैंने बताया था 5 साल तक है, आपको वो 5 साल तक करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले ट्रांसफर कर दिया तो जो एग्जेम्पशन मिली थी वो आपकी विड्रॉ बैक कर ली जाएगी। चलिए साहब, 2 सेक्शन बेहद अच्छे सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए अपने नोट्स से, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। सर 4 के लिए 4 54 EC
मैं आप बता देता हूँ, पेज नंबर मैं बता देता हूँ भैया आपको, चिंता ना करो। चिंता ना करो। दिस वन पेज नंबर है आपका, पेज नंबर 7.24। 7.24 क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 54 ईसी के लिए मिस्टर वाई, पढ़ो एक बार, खुद से रीड करो। और सेक्शन 54 के लिए भी है, दोनों ही एक ही क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं कि आप घर के बदले घर ले रहे हैं और जो अमाउंट बची वो आपने इन्वेस्ट कर दी, तो क्या एक टाइम पर दोनों सेक्शन में ले सकते हैं? सर कैसे? मान लीजिए घर बिका था आपका, सेल हुआ था 5 करोड़ का, कैपिटल गेन हुआ आपको 1 CR का, लेकिन आपके पास एक और प्रॉपर्टी थी, आपने क्या किया, उस 1 करोड़ के कैपिटल गेन में से सिर्फ 80 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या जो 20 लाख रुपए बच गए 54 वाले, घर के बदले घर, बात समझो, घर था आपके पास 5 करोड़ का बिका था, 5 करोड़ की सेल में से 1 करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ, 1 करोड़ का आपको कैपिटल गेन हुआ, लेकिन आपके पास ऑलरेडी घर था, आपने सोचा रेंट पर्पज के लिए कोई 3 BHK लेके डाल देता हूं, मेरे को रेंट भी आता रहेगा, मेरे को कैपिटल गेन पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। आपने क्या किया, 80 लाख रुपए उसमें से इन्वेस्ट कर दिए, घर के बदले घर। लेकिन लेकिन वेट मोमेंट, जो 20 लाख रुपए बचे, क्या मैं उस पर टैक्स दूंगा? बोला कोई दिक्कत नहीं, आप 54 ले ली, क्लेम कर ली पूरी, फिर भी कोई अमाउंट अगर बच गई 54 इसी ले लो, क्या दिक्कत है? चलो, तो दोनों सेक्शन एक साथ क्लेम कर सकते हैं। मिस्टर वाई बॉट ए वैकेंट लैंड फॉर 80 लाख इन मई 2004। मई 2004 में मिस्टर वाई ने एक खाली जमीन खरीदी 80 लाख रुपए की। रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड, 10% इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लग गया, दैट मींस 88 लाख हो गया। He construct a residential building on the said land for rupees 100 lakh during the फाइनेंशियल ईयर 2006-7, 2004 में खरीद के पैसा जोड़ के 6-7 में इसने 100 लाख रुपए मतलब 1 CR लगाकर एक बिल्डिंग बना दी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग। He entered into an agreement for sale of the above said residential house Mr. Johan, not a relative, in April 2016। 2016 में उसने बेचना चाहा इस बिल्डिंग को। सेल कंसिडरेशन वाज फिक्स 680 लाख, 680 लाख में, 6 करोड़ में। भाई साहब कितना रिटर्न है, 2006-7 में बनाया था, 2016 में मतलब 10 साल बाद वो 1 करोड़ उसने लगाया, 80 लाख की उसने जमीन ली थी, 10% खर्च किया था, 1 करोड़ 88 लाख 1.88 CR लगाकर ये कितना रिटर्न कर रहा है, 6.80, 6 करोड़ 80 लाख 10 साल में, 10 नहीं तो 12 लगा लो, 2 साल और ऊपर लगा लो, क्योंकि लैंड 2 साल पहले खरीदी थी 2004 में। On 30th of April 2016, Mr. Y received 20 lakh advance in cash। उसको एडवांस में कैश मिला 23/4/2016 को कैश में। सेल डीड वाज एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड ऑन 14th of January 2024। मतलब ध्यान देना जी, 2016 में उसको एडवांस मनी मिली कैश में और 2024 में जाके रजिस्ट्री हुई है। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री, आप कौन से दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे? सर अगर मेरा कुछ भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ट्रांसफर हुआ होता तो मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी लेता, लेकिन इसमें ट्रांसफर क्या हुआ है, जो 20 लाख गए हैं वो कैश में गए हैं। ऐसे पढ़ा करो क्वेश्चन। However, Stamp Duty Authority has revised the value, hence value of the property for stamp duty purpose was 770 lakh, 770 लाख हो गई। भैया साल भी तो चेंज हो गए, 2016 में उसने एग्रीमेंट किया था और 2024 में मोटा मोटी 8 साल बाद इसकी जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी वो 680 से 770 हो गई है। मिस्टर वाई पेड 1% एज ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। जो भी उसको सेल कंसिडरेशन मिला उसका 1% उसने ब्रोकरेज दे दिया, ना कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का।
सब्सिक्वेंट टू सेल मिस्टर वाई मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट। देखिए अब बताइए, यहां पर कैपिटल गेन होना अनिवार्य था। यस सर। अब अगर कैपिटल गेन होता तो इसको टैक्स देना पड़ता। वो बोला ठीक है मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, मुझे सेक्शन 54 की एग्जम्पशन दे दो। चलो ठीक है। वो कहता कौन सी एग्जम्पशन? एक्वायर्ड रेजिडेंशियल हाउस दिल्ली, घर के बदले घर, सेक्शन 54, 110 लाख में अभी भी बच गया होगा कैपिटल गेन। रेजिडेंशियल हाउस लंदन, क्या इंडिया में मिलेगा कि बाहर भी मिलेगा? बोलिए, सिर्फ इंडिया में मिलेगा कि बाहर भी मिलेगा? कोई मनाही नहीं है। सब्सक्राइब्ड टू एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड्स, सब्सक्राइब टू एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड्स, सब्सक्राइब टू एनएचआई कैपिटल गेन बॉन्ड्स। एनएचआई के हैं 45 लाख, 45 लाख के खरीद लिए, 50 लाख के 2024 में खरीदे हैं। कंप्यूट द इनकम चार्जेबल अंडर दैट कैपिटल गेन। आप एक बार खुद से ट्राई करो, चाहे गलत निकालो, कैपिटल गेन तक निकाल के रख दो, 54 वाली एग्जाम्पशन ले लो, 54 ईसी वाली ले लो, सेल कंसिडरेशन एटलीस्ट खुद से लिखो कि सेल कंसिडरेशन या फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा। एक बार खुद से ट्राई करो। लो मैं आगे से हट जाता हूं, बट यू शुड ट्राई योरसेल्फ। खुद से ट्राई करो एक बार। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया नॉट अलाउड। वो मैंने शायद गलती से बोल दिया कि अलाउड हो जाएगा, नहीं अलाउड होगा, ये बात ध्यान रखना। दिस वन नॉट अलाउड, लंदन वाला अलाउड नहीं होगा। किसी बच्चे का मैसेज आया मेरा, मैं अभी देख रहा था, तो नोट्स बच्चे मैं आपको दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी में, क्वेश्चन बैंक के लिए आया है। कई वैसे बच्चे भी हैं जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, वो कहते हैं सर हमें बुक्स दे दो, हम सेल्फ स्टडी करते हैं, आपको भी दे देंगे। यार पढ़ने से किसी का भला हो रहा है तो हमारा क्या जा रहा है उसमें, एक बात तो बहुत सिंपल सी बात है, सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी देने ना तो मेरा कोई नुकसान है, फायदा ही है कोई अगर सी इंटर क्लियर कर जाता है तो। ट्राई किया, कुछ निकला, सोल्व हुआ कुछ पार्ट। हाँ जी। ठीक, देखते हैं। आज हम स्टूडियो में जल्दी आ गए, हमारी टीम अब आई है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स ट्राई दिस calculation of capital gain, calculation of capital gain for calculation of capital gain for
नाम क्या है जी? मिस्टर वाई। सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? बोलिए, सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या फिर सेल कंसिडरेशन? बोलिए। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लूंगा मैं? किस दिन की मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लूंगा? किस दिन की लूंगा बताओ? मैं 770 लूं कि मैं 680 लूं? सर ऑब्वियसली बात है, अगर कैश में कुछ भी हुआ है, अगर बैंक से होता है ये 20 लाख रुपए एडवांस मनी डेट ऑफ एग्रीमेंट का, तो मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेता एग्रीमेंट की डेट की। अब तो मैं क्या लूंगा? डेट ऑफ रजिस्ट्री की। चलो 770 माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है कुछ? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है कुछ? जल्दी बताओ सर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कोई ब्रोकरेज पेड की है क्या? देखो एक बार फटाफट। सर हुई है। मिस्टर वाई पेड 1% ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। सेल कंसिडरेशन कितना मिला है? मैं स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का नहीं लूंगा भाई, ध्यान रखना, मैं लूंगा किसका? सेल कंसिडरेशन का। चलिए, फिक्स असेट 680 लाख, सेल कंसिडरेशन वाज 680 लाख। Mr. Y received 20 lakh as advance in cash. Sale consideration was 680 and जल्दी बोलो 680 कितना लू? सर सेल कंसिडरेशन वॉज, अब कई बच्चे के यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, सेल कंसिडरेशन वॉज फिक्स एट 680 एंड सबसे बढ़िया बात इसकी क्या है? देखो शब्द क्या है? एंड। अब पढ़ो। ऑन 23rd of April 2016, Mr. Y received 20 lakh as advance in cash. तो टोटल सेल कंसिडरेशन एंड लिखा, एंड इसने यहां पर ये नहीं लिखा 20 लाख इज आउट ऑफ 680 लाख, नो, लिखा है एंड 20 लाख 680 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 680, अदर देन 680 20 लाख की एडवांस मनी भी मिली है। चलिए, तो सेल कमीशन ब्रोकरेज बोल दो, कुछ बोल दो। कितना है जी? सर 1% है, तो मतलब ये 7 लाख हो गया। हाँ सर, माइनस करवाएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जी सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूंगा मैं इसकी? बोलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूं मैं इसकी? सर इन्होंने ये खाली जमीन खरीदी थी 80 लाख की 2004 में, 10% का उस पर रजिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वर कॉस्ट ऑफ लैंड, उस पर इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई 2006-7 में। अब बात समझो, 80 लाख की जमीन थी 2004 में, 80 लाख रुपीस की जमीन थी, प्लॉट ऑफ लैंड था 2004 में, उस पर इन्होंने 100 लाख की, दैट मींस 1 CR की इन्होंने 2006-7 में बिल्डिंग बना दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों का 180 करके लूं कि अलग अलग लूं? कोई बच्चा मुझे बताएगा 180 करके लूं कि अलग अलग लूं? जल्दी बोलो, 180 करके लूं कि अलग अलग लूं? सर ऑब्वियसली आप इसको अलग अलग लेंगे। क्यों लेंगे अलग अलग? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो एक साथ माइनस करवा दो ना। नहीं, मेरा साल चेंज है, चेंज ऑफ ईयर, दिस इज 2004 एंड दिस इज 2006-7, दैट मींस इसका इंडेक्सेशन चेंज हो गया होगा। अगर इंडेक्सेशन चेंज हुआ है तो आई हैव टू टेक दीज फिगर्स सेपरेटली
and indexation we will use separately. तो दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएंगी जी सर। एक आएगी मेरी 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय क्या है वो पता नहीं। एक आएगी मेरी 100 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय क्या है पता नहीं। चलो देखते हैं कितना कितना है। 2004-5 का इंडेक्सेशन इसने बताया 113, 6-7 का बताया 122। चलो 100 लाख। चलो जी फटाफट कैलकुलेशन निकालो एक बार, फटाफट। कैलसी कहाँ गया मेरा? हाँ जी फटाफट सर। एक काम करो बच्चा पार्टी, यहां पर 80 नहीं 88 करो। सर ऐसा क्यों? अरे 10% भी तो वो भी तो लिया था, कहाँ गया यार? ये देखो रजिस्ट्रेशन अनदर, तो 80 प्लस 10%। कॉस्ट इंप्रूव करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ानी है मुझे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेंगी। फटाफट एक बार माइनस करेंगे। ये हो गया सर 88 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 113। मेमोरी प्लस में डाल दिया 100 ये आया 55625 55625 छोटा कर देते हैं 55625 माइनस, जल्दी से फटाफट उतारो, उतारिए। तो 770 लाख माइनस 7 लाख माइनस 55625 206। आंसर लिखिए जी 206,74525 206,74525। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल हुआ कि शॉर्ट टर्म हुआ? सर लॉन्ग टर्म। अब देखिए ये सेक्शन कैसे काम करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया सर? 206,74525। अब आप क्या करते इस पर? सर हम इस पर 20% के हिसाब से इसका टैक्स कैलकुलेट करते, ठीक है? नहीं, लेकिन इसमें एग्जम्पशन भी अलाउड होंगी। अंडर सेक्शन 54 में कितनी एग्जम्पशन अलाउड होगी? सर 110 लाख। इंडिया से बाहर वाली इसको अलाउड नहीं होगी। चलो 54 में होगी 110 लाख। दूसरा, कुछ बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किया था इसने। हाँ सर, एनएचआई के बॉन्ड खरीदे थे 45 लाख के 2024 तक खरीदे थे जल्दी से। और 50 लाख के खरीदे थे सर 15/5/2024। मतलब एक बॉन्ड खरीदा था जो 45 लाख का है, वो खरीदा था 29 मार्च 2024। और जो दूसरा था वो खरीदा था 12 मई 2024। सर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अलाउड नहीं करेंगे। बोल दो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये मत बोलना सर ये 23-24 में हुआ था इन्वेस्टमेंट 45 लाख का, ये 24-25 में जाकर हुआ है तो वो उस साल ही मिलेगा। नो, आप ले सकते हैं बशर्ते आपने विद इन 6 मंथ ये इन्वेस्ट किया हो।
सेक्शन 54 ईसी क्या कहता है, आपने ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर किया हो। ट्रांसफर कब किया है सर, 14 ऑफ जैन 2024। तो 6 महीने के अंदर क्या दोनों इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, जल्दी बताओ मुझे सर। 29 मार्च भी 6 महीने के अंदर होगी और 12 मई भी 6 महीने के अंदर होगी। मोटा मोटी इसका 14 ऑफ जून नहीं जुलाई, हाँ 14 ऑफ जुलाई चला जाएगा 6 महीने तक। तो वहां तक ही इन्वेस्ट करेगा तो इसको अलाउड हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती हैं। मैंने आपको एक बात बतलाई थी सर, क्या बतलाई थी, कितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना है जी सर, इन्वेस्टमेंट है इसका 45 लाख प्लस 50 दैट मींस 95 लाख। तो भाई 95 लाख की तो काफी बड़ी एग्जिबिशन मिल गई अंडर सेक्शन 54 ईसी। 95 लाख अलाउड कर दूं, 95 लाख बोलिए नो। आप इसमें मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम यू कैन क्लेम 50 लाख। किधर गया वो, मैंने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप NHI RECL में 50 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोलिए हाँ सर। तो अब 90 नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 मिलेगा, 95 नहीं मिलेगा, सिर्फ 50 लाख। अब मुझे बताओ कि कितना रह गया सर, इसमें से रह गया 467 467 4525 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मुझे बताइए अगर सेक्शन 54 ईसी ना होते, मैं कह रहा हूं ये पिक्चर में ना होते, तो आपको टैक्स कितने पर देना पड़ता सर, 2,06,74,525। ठीक है, आपको इस पर टैक्स देना पड़ता। लेकिन अब सेक्शन 54 और 54 ईसी आपने दोनों क्लेम किए तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 46,74,525। चलिए जी फटाफट उतारिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फटाफट 2 मिनट लगा के खुद से भी एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या मैंने पढ़ा। क्वेश्चन को दोनों कॉन्सेप्ट से लिंक करो, 54 और 54 ईसी से। दोनों जगह लिंक करो, फटाफट लिंक करो। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट है आपके पास। हाँ जी चले आगे, फटाफट बोलो, नेक्स्ट एग्जामिशन के लिए तैयार हो। हाँ सर आओ, आओ बच्चा पार्टी, जरा जल्दी से आना। सेक्शन 54 बी क्या कहता है, सेक्शन 54 बी क्या कहता है, देखिए सेक्शन 54 बी ये कहता है कि जी आप ट्रांसफर करो एग्रीकल्चर लैंड, बदले में आप एग्रीकल्चर लैंड ही लो, लेकिन जो ट्रांसफर करो वो आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। खरीदोगे वो रूरल भी हो सकती है, वो अर्बन भी हो सकती है। दैट मीन्स आप एग्रीकल्चर लैंड जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब शहर की आप एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं,
और जो आप खरीद रहे हैं वो आप बदले में शहर की खरीद लो या फिर गांव की खरीद लो, वो आपकी चॉइस। मतलब एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड। आप मुझे बता सकते हैं यहां पर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इसने क्यों नहीं लिखा? अगर आप लिटरली शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा यहां पर कि यहां पर रूरल क्यों नहीं आया। लॉजिकली है, लॉजिक। अर्बन क्यों आया? रूरल भी दे डाल देते। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 10 सेकेंड, फिर मैं जवाब दे रहा हूं। चलिए, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कैपिटल एसेट्स होती ही नहीं है। उसको ट्रांसफर करो, वो एग्जेम्पशन में है ऑलरेडी, वो कैपिटल एसेट्स का ही दर्जा नहीं है, उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। जिस पर कैपिटल गेन नहीं लगा उसको 54 वाली एग्जेम्पशन दिलवा के क्या करोगे? वो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है। दैट्स व्हाई यहां नहीं आया, इसलिए यहां पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आया। तो आप ट्रांसफर कौन करेंगे, इंडिविजुअल या एचयूएफ? ऑब्वियसली बात है, खेती कौन करता है? तो इंडिविजुअल या एचयूएफ करेगी। अब कंपनी, फॉर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई ये जाके खेती थोड़ी करने वाले हैं कि उनको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करे। which asset shall be transferred? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड shall be transferred। जो भेजे ना ड्राफ्ट, वो दोनों कंपनियों के बना। जो 5 ड्राफ्ट हैं दोनों कंपनियों के, उसमें चेंजेस कर दे। हाँ जी, Which asset shall be transferred? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे वो शॉर्ट टर्म है, कोई भी हो सकती है। Such asset must be used, वही घिसी पिटी पुरानी बात, 2 साल वो आपको ट्रांसफर से पहले क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, या आप करो या आपके पेरेंट्स करें। Which assets acquire एग्रीकल्चर लैंड, चाहे आप रूरल की एक्वायर करो चाहे अर्बन की एक्वायर करो, खरीदने पे कोई दिक्कत नहीं है। खेती की जमीन, खेत की जमीन आप ट्रांसफर करेंगे और खरीदेंगे खेत की जमीन, लेकिन जो बेचेंगे, जो ट्रांसफर करेंगे, वो आपकी क्या होगी? बोलिए, वो अर्बन की होगी। जो खरीदेंगे वो अर्बन, रूरल, व्हाटएवर इट मे बी। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, वो आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको वो एसेट खरीदनी है। Time limit for acquiring new asset 2 years. Quantum of exemption, obviously amount invested or capital gain whichever is lower. Consequences of transfer, अगर आपने ये 3 साल में, मतलब लॉक इन पीरियड कितना हो गया सर? 3 साल का। अगर आपने ये 3 साल में ट्रांसफर कर दी तो जो पहले एग्जेम्पशन मिली थी वो आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी। और एग्जेम्पशन विड्रॉ कैसे करते हैं? जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करूंगा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जो एग्जेम्पशन दी है वो मैं हटा दूंगा। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, अगर आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, आपने अर्बन, देखिए टैक्स प्लानिंग का जरिया कैसे? सोचो, सर मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी, मैंने ट्रांसफर कर दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी। कंपल्सरी एक्वायर होती तो 1037 में एग्जेम्प्ट होती। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर कंपल्सरी एक्वायर है तो ही एग्जेम्प्ट है 1037 में। अगर आपने बेच दी तो फिर उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन आ गया, आपको बोला गया इस कैपिटल गेन पर टैक्स दो, आपने सोचा मैं इस पर टैक्स दूंगा ही नहीं, चलो ठीक है मत दो। आपने बीच में एक टांग अड़ा दी। क्या टांग अड़ाई? आप बोले ठीक है मैं इसको एक काम करता हूं, जो भी मेरा कैपिटल गेन वगैरह है मैं उठा के इन्वेस्ट कर देता हूं। ठीक है कर दो, मैं आपको सेक्शन 54 बी में एग्जेम्पशन दे दूंगा। उसने इन्वेस्ट कर दी, लेकिन उसने बोला था 3 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते हो, बोला मैं बेच के दिखाऊंगा। उसने जो इन्वेस्ट की थी वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट की थी। अब मुझे बताओ, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती, फिर उसको बेच दिया, जो भी आया वो सारा एग्जेम्प्ट। मतलब सिर्फ बीच में एक कनेक्शन डाल दिया, एक कुंदा डाल दिया, एक लिंक डाल दिया कि सिर्फ मैंने अर्बन से रूरल में बनाया उसको, टोटली एग्जेम्प्ट। 3 साल के अंदर अंदर भी देखिए लाइन लिखी है नीचे, सेम एज सेक्शन 54 कि अगर आप इसको 3 साल में से पहले कुछ भी ट्रांसफर करते हैं तो जो एग्जेम्पशन मिली वो आपकी विड्रॉ कर ली जाएगी।
हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने वो आती है, दिल में धड़कन, आंखों में खामोशी छा जाती है। इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, देयर वुड बी नो कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ सच लैंड। तो जो आप अगर नई ट्रांसफर कर देते विद इन 3 मंथ, तो एग्जेम्पशन वापस लेते रहो, वो तो ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, फिर क्या फायदा उसका, तो कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं, एग्जेम्पशन वापस कहां से लोगे। चलें, समझ आया? आया जी। चलिए अगली एग्जेम्पशन, छोटी सी एग्जेम्पशन, फिर खत्म हो जाएंगे आपकी। लास्ट एग्जेम्पशन है, लास्ट एग्जेम्पशन है आपकी सेक्शन 54 डी वाली एग्जेम्पशन, 54 डी वाली एग्जेम्पशन आपकी सेकंड लास्ट। हाँ हाँ, सेकंड लास्ट। कैपिटल गेन सिर्फ इतनी है जितनी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, बहुत छोटी छोटे ही है, इतने बड़े नहीं। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या कह रहा है? एलिजिबल एसएससी कौन है? एनईएसएससी। क्यों बोला इसने एनईएसएससी? ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एचएफ की हो सकती है, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ओपीसी, कोई भी हो सकता है। हाँ जी, कोई भी हो सकता है। क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन। अभी तक आपने सुना होगा कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सुना है ना? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, की खेती की जमीन ही कंपल्सरी एक्वायर होती है, बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मिराज की फैक्ट्री, मिराज नमकीन है, मिराज की फैक्ट्री है उदयपुर के पास, वहां से इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट निकालना था सरकार ने। उन्होंने देखा कि ये इंडस्ट्री अड़चन आ रही है बीच में, उन्होंने बोला भाई हम आपकी पूरी अंडरटेकिंग को एक्वायर कर रहे हैं, हम सिर्फ जमीन नहीं ले रहे हैं आपसे, हम आपकी पूरी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग सारी ले रहे हैं, मशीनरी वगैरह आप ले जाओ, हम सब कुछ ले रहे हैं। क्यों? हम वहां पर अपना प्लांट बना देंगे, प्लांट नहीं बनाएंगे तो जो भी वहां पर काम चलेगा सरकार का, उसके लिए ऑफिसेस बना देंगे। तो सरकार कई बार कर लेती है कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है जी। तो ट्रांसफर कोई भी एसएससी कर सकता है, विच एसेट सेल बी ट्रांसफर्ड? इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग। मशीनरी वगैरह नहीं है जी, मशीनरी नहीं है। और इन्होंने कंपल्शन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हो चलेगा, लॉन्ग टर्म पर नहीं डाली। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई बिल्डिंग शॉर्ट टर्म हो, कोई लॉन्ग टर्म हो, कोई 1 साल पहले बनी हो, कोई 6 महीने पहले बनी हो, तो इन्होंने बोला इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए, रेजिडेंशियल लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चलेगा। Such land or building should have been used by the SSC for industrial undertaking for 2 years immediately preceding the date of transfer। यहां पर नहीं लिखा कि पेरेंट्स, क्योंकि शब्द था NESSC, कंपनी होगी तो उसके पेरेंट्स नहीं हो सकते, तो एसएससी को ही वो 2 साल तक यूज करना चाहिए। ओनरशिप नॉट रिक्वायर्ड, ओनरशिप हमें नहीं पता, आपको बाद में ओनरशिप मिली हो, कब मिली हो डजंट मैटर, बस आपने वो यूज करनी चाहिए इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। विच एसेट? हाँ सेम, मिराज की फैक्ट्री उदयपुर से उठाकर जयपुर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप जो न्यू इन्वेस्ट करेंगे वो लैंड और बिल्डिंग में ही करेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, जो न्यू एसेट न्यू फैक्ट्री लगाएंगे वो आप 3 साल के अंदर अंदर लगाएंगे, लेकिन जब भी कंपनसेशन मिलेगा, ऑब्वियसली सरकार है भाई, हो सकता है आज कंपल्सरी एक्वायर किया हो, 4 साल बाद कंपनसेशन मिले, 2 साल बाद कंपनसेशन मिले, तो उन्होंने बोला जब भी आपको कंपनसेशन मिलेगा उस डेट से 3 साल लेना है, 3 साल के अंदर अंदर आपको न्यू एसेट एक्वायर करनी। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन ऑब्वियसली अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। कॉन्सिक्वेंसेज और ट्रांसफर अगर आपने कर दिया तो वो ऑब्वियसली आपसे वो जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड अर्लियर थी वो आपसे विड्रॉ बैक कर ली जाएगी। इट्स टोटली कूल। हाँ जी, टोटली कूल है, बोलिए। हाँ जी सर, 1 मिनट लगा के खुद से रीड करूं, 1 मिनट लगा के खुद से रीड करूं।
समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। आइए जी, लास्ट एग्जिबिशन आपकी, लास्ट, एकदम लास्ट 54F वाली। इसके बाद कोई एग्जिबिशन नहीं है, खत्म है इसके बाद। ये क्या कहता है, आपके पास कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, किसी भी एसेट से, वो आप सीधा सीधा अमाउंट इन्वेस्ट कर दो रेजिडेंशियल हाउस में। देखिए, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। मतलब अगर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए चाहिए तो सेक्शन 54 में जाओ, फिर यहां बताओ। ये अदर एसेट्स के लिए, जैसे आपके पास शेयर्स थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स थी, हाँ जी, आपने वो बेच दी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, हाँ जी। आप नहीं करना चाहते, उस पर टैक्स नहीं देना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद लो, एग्जम्पशन में छूट मिल जाएगी, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाएगी। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल एचएफ। बोलिए, अब आप बता सकते हैं इंडिविजुअल एचएफ ही क्यों लिखा? सर ऑब्वियसली आप जो इन्वेस्ट करवा रहे हैं, वो आप क्या करवा रहे हैं? वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए यहां पर इंडिविजुअल एचएफ लिखा। क्या लिखा है? विच एसेट इज एक्वायर्ड, तो वन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब हाउस प्रॉपर्टी में रहेगा कौन? इंडिविजुअल एचएफ, इसलिए नहीं आया। तो अभी तक आपने देखा होगा कि यहां पर एनईएसएससी कितने सेक्शन में आया, और अगर वो आया तो उसके पीछे रीजन क्या था? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कंपल्सरी एक्वायर हो रही, तो एनईएसएससी ही आएगा, इंडिविजुअल एचएफ थोड़ी आएगा। Which asset shall be transferred? Transfer of any type of long-term capital asset other than residential house property. Thus, transfer of vacant plot of land eligible for exemption. हाईलाइट कर लो इस चीज को, हाईलाइट कर लेना इस चीज को। वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि प्लॉट ऑफ लैंड था, क्या 54F की एग्जिबिशन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। Provided that SSC should not own more than one residential house on the date of transfer. जिस दिन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। आप क्या नया खरीदेंगे? एक घर। टाइम लिमिट सेम वही है, परचेज के लिए 1 साल पहले, 2 साल बाद में, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल में आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे। क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन, इसमें प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन इन्होंने अलाउड किया, प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि आप हो सकता है किसी अदर नेचर की एसेट के बदले कुछ अदर एसेट खरीद रहे हो, ज्वेलरी बेचकर आप घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा आपको, पूरा का पूरा नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन कितनी है? जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मल्टीप्लाई करवाओ उसको अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कितनी एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे सेक्शन 54F में? एफ में सर प्रोपोर्शनेटली कितना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसीडरेशन। क्या करेंगे? नेट सेल कंसीडरेशन। सेक्शन 54 की तरह यहां पर भी लिमिट लगा दी उन्होंने, वहां भी हाउस था यहां भी हाउस है, तो इन्होंने 10 करोड़ की लिमिट लगा दी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 करोड़ की लिमिट याद रखने का आसान तरीका, घर वाले एग्जांपल, घर वाले एग्जेम्पशन में, घर वाली एग्जेम्पशन में 10 करोड़ की लिमिट है, चाहे वो सेक्शन 54 है या सेक्शन 54F है।
विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन, ऑब्वियसली अगर आपने न्यू घर ट्रांसफर कर दिया 3 साल में, परचेज वाला दो अनदर रेजिडेंशियल हाउस, अगर आपने विद इन 2 ईयर अनदर रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जेम्पशन, तो भी आपकी जो विड्रॉ एग्जेम्पशन है वो आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। मतलब आप सेक्शन 54F के हिसाब से एक ही घर रख सकते हैं अगले 2 साल तक। या 3 साल में आपने नया घर बना लिया तो, मतलब कहने का मतलब मोटा मोटी आपके पास एक ही घर होना चाहिए बस। जो घर है उसको बेचना मत जिससे एग्जेम्पशन ली है, और कोई नया घर बनाना मत। बनाओगे तो 3 साल, नया घर खरीदोगे तो 2 साल, उसके बाद आप कर सकते हो। किया ऐसा तो एग्जेम्पशन आपकी हो जाएगी विड्रॉ। गो थ्रू करो। 1-2 क्वेश्चन इसके करवाऊंगा, पूरे के पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन है सारे एग्जेम्पशंस पर, सारी एग्जेम्पशंस पर। चलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम लास्ट पढ़ लो, एग्जेम्पशन टोटली खत्म हो जाएंगी उसके बाद कुछ भी पार्ट आपका एग्जेम्पशन का नहीं बचेगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में आपको जरूर 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 पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो इसको। खत्म, छोटा सा ही है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होता क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, एग्जेम्पशन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। सर क्या है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ये कहती है कि यार ठीक है, हमने आपको टाइम पीरियड दिया, 2 साल के अंदर अंदर नया घर खरीद लो, 3 साल के अंदर अंदर बना लो, बोला कि नहीं बोला? 2 साल के अंदर नई एसेट खरीद लो, बोला कि नहीं बोला? बोला सर। पर 2 साल तक तू उस पैसे का करेगा क्या? देखो क्या बोला यहां पर, आप परचेज करो 1 साल पहले, 2 साल बाद, कंस्ट्रक्ट करो 3 साल तक। 54F में 54EC यहां पर क्या बोला, आप 54D में आप इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है तो आप न्यू एसेट जो एक्वायर करोगे 3 साल तक करोगे। 54B में जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है, न्यू एग्रीकल्चर लैंड आप 2 साल के अंदर अंदर, और यहां पर भी सेम टाइम लिमिट। बोले तू इतने 2-3 साल तक तेरे पास जो पैसा रहेगा तू उसका करेगा क्या? सोचो, बोलो। मान लो मेरे आज कोई भी कैपिटल गेन हुआ, मेरे को टाइम पीरियड है 2-3 साल का, अलाउड है, मैं 2-3 साल में ये चीज कर सकता हूं, मेरे पास कैश रखा है, मैं बेवकूफ हूं? मैं बेवकूफ हूं उसको सेविंग अकाउंट में रखूंगा? नहीं, मेरे हाथ में कहीं ना कहीं खुजली रहेगी, मेरा दिमाग दौड़ेगा यार मैं इस पैसे का करूं क्या? कहीं ना कहीं मैं उसको शेयर मार्केट में किसी को लोन दे दूंगा, कुछ ना कुछ मैं करूंगा, मैं चाहूंगा उससे रिटर्न आए। और कई बार ऐसा करने में धोखा हो जाता और वो पैसा हाथ से चला जाता। तो सरकार आपसे ये कहती है कि बात सुनो, आपको जो भी ये अमाउंट है, जो भी ये अमाउंट है 2-3 साल में इन्वेस्ट कर लेना, जो भी टाइम पीरियड स्पेसिफिक आप कर लेना, 1 साल 2 साल 3 साल जो भी टाइम स्पेसिफिक है, हम नहीं रोक रहे आपको, लेकिन
तब तक हम आपका एक अकाउंट खुलवा दे रहे हैं, सेविंग, जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट। उसका नाम होगा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, पूरा ब्याज ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां टैक्स करोगे? आईएफओएस में, जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा रहेगा। एक अकाउंट खुलवा ले, चला जा वहां पर बैंक में, बैंक को ये मत बोलना सेविंग अकाउंट खोल दो, उनको बोलना मेरा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ना एक अकाउंट खोल दो, वो खोल देंगे, उसमें पैसा डाल दो, डाल दिया। करोगे क्या आप? कुछ नहीं, आप उस पर इंटरेस्ट कमाओ, जो इंटरेस्ट मिले उसको आईएफओएस में टैक्सेबल कर दो, ठीक है, उसकी तो कोई बात नहीं है। 2 साल बाद, 2 साल तक इन्वेस्ट करो ना यार, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया, अगर कुछ बैलेंस रह गया तो उसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बाई चांस मान लो उसमें 50 लाख पड़े थे और मैं 30 लाख ही लगा पाया, 20 लाख टैक्स हो जाएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद उसको टैक्स कर देंगे, ठीक है, वाजिब बात है भाई, जितना आपने यूज कर लिया, जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया उतना आपको एग्जम्पशन अलाउड हो जाएगी, बाकी आपका टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। तो सर वो अकाउंट बंद कैसे होगा? ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा क्या? नहीं, वो गले का फंदा बन जाता है। कैसे? वो अकाउंट तब तक बंद नहीं होता जब तक आप बैंक मैनेजर को नई प्रॉपर्टी के पेपर नहीं दिखाते। आपको वो फिर पेपर दिखाने पड़ते हैं, उनको बोलना पड़ता है कि ये देखिए हमने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप इस अकाउंट को बंद कर दीजिए, वो बंद कर देंगे। प्रैक्टिकल बात थी, तो बहुत लॉजिकली इन्होंने बनाया ये वाला। आपके पास किसी भी सेक्शन की एग्जेम्पशन के लिए पैसा है, कैपिटल गेन है, सेक्शन 54 में नेट कंसीडरेशन है, आप इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, भैया आपका 23-24 में आरओआई भरने की डेट क्या है सर? इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई। आप तब तक 31 जुलाई तक अगर नहीं कर पाए, अगर नहीं कर पाए इन्वेस्ट वगैरह कहीं पर भी रिस्पेक्टिव सेक्शन में, तो आप चुपचाप इस सेक्शन में आकर दैट मींस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो। देन कैपिटल गेन नेट सेल कंसीडरेशन 54F has to be deposited under capital gain account scheme to get exemption। आप CGAS में जमा कराओ। सेक्शन 54F के लिए पूरा सेल कंसीडरेशन, अदर्स के लिए ओनली कैपिटल गेन। सर इसके लिए पूरा क्यों? क्योंकि उसमें प्रोपोर्शनेटली एग्जेम्पशन मिलती है सेक्शन 54F में, याद करो। टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, such deposit in capital gain account scheme should be made before filing ROI or before filing due date of ROI whichever is earlier। जब भी आप इन्वेस्ट रिटर्न भर रहे हैं, मान लो आपने रिटर्न भर दी 31 मई को ही, तो 31 मई तक आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दो, नहीं तो 31 जुलाई तो लास्ट डेट है, तो आरओआई की डेट तक यू हैव टू सबमिट अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इफ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग फॉर द स्पेसिफिक पर्पस और एज पर सेक्शन और एज पर रिस्पेक्टिव सेक्शन। डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, हाँ जी, आप टाइम टू टाइम पैसा निकालते रहो उस अकाउंट से, जितना कंस्ट्रक्शन होता रहे उतना कंस्ट्रक्शन करवाते रहो उस अकाउंट से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट यूटिलाइजेशन, ऑब्वियसली टैक्स कर देंगे इसको। अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, अनयूटिलाइज अमाउंट लीगल हेयर को मिलता है, तो वो इनकम नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, उसको इनकम कंसीडर करके नहीं चलेंगे, ठीक है। 54H मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आपका कंपलसरी एक्विजिशन का पैसा है तो ये 6 महीने की लिमिट है, वो कहां से है? वो ट्रांसफर से नहीं है, जिस दिन आपके हाथ में पैसा आया, ये सिर्फ वही कहता है। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम पीरियड एक्वायरिंग न्यू एसेट, आपको नई एसेट्स खरीदनी और मेकिंग डिपॉजिट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, आपको नई एसेट्स में इन्वेस्ट करना है 2 साल 3 साल का टाइम पीरियड, या फिर आपको विद इन ड्यू डेट जो है रिटर्न की उसके अंदर अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में वो पैसा जमा करना, अगर रिस्पेक्टिव सेक्शन में जमा नहीं कराया या यूज नहीं किया तो ये टाइम लिमिट बढ़ा दी जाएगी। कहां से? बात समझो,
इन केस ऑफ ए कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल एसेट, इन केस ऑफ ए compulsory acquisition of original asset, time limit for acquiring new assets, making deposit in capital gain accounts consider from the date of receipt of compensation, not from the transfer. हर सेक्शन चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था भाई सुनो, आपको रिस्पेक्टिव 2 साल 1 साल कहां से लेना है, जहां से आपने ट्रांसफर किया उसके 1 साल में घर खरीदना, 1 साल पहले 2 साल बाद तक खरीदना, 2 साल कहां से लूं जब आपने एसेट ट्रांसफर करी उसके 2 साल नहीं। ये कहता है अगर कंपलसरी एक्विजिशन का केस है तो उस केस में आपके पास पैसा नहीं है, सरकार हो सकता है 2 साल बाद पैसा दे आपको, तो लॉजिकली ये सेक्शन ये लाया गया 54H कि भाई वो टाइम लिमिट हम कहां से कंसीडर करेंगे, जब आपको कंपनसेशन मिलेगा उससे अगले 2 साल में आपको घर खरीदिए, या फिर अगर आपको 54EC में जमा कराना, इसमें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना है तो कहां से टाइम पीरियड लेंगे, जब आपको कंपनसेशन मिलेगा वहां से ड्यू डेट तक। बात क्लियर है? बस यही था, बस यही था। For determination of year of chargeability of capital gain, whole capital gain is taxable in the previous year in which first installment of compensation is received. वो कहता है जब आपको फर्स्ट कंपनसेशन मिलेगा, कंपनसेशन में याद करो इनिशियल कंपनसेशन की पहली किस्त पर ही पूरा कंपनसेशन टैक्स कर देते थे, लेकिन यहां पर ये कहता है जब जब अगर आपको कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिले तो टाइम पीरियड जब जब मिलेगा वहां से कैलकुलेट करेंगे। बट फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग द एसेट, dates of receipt of different installment shall be consider। तो जब जब मिलेगा वहां से एक एक 2 साल या ड्यू डेट हम कंसीडर करेंगे, रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनेटली करते रहेंगे। पार्ट पेमेंट मिली उसके लिए अलग डेट होंगी, अगली इंस्टॉलमेंट मिली उसके लिए अलग डेट होंगी, उसके लिए अलग डेट होगी। 54H बढ़िया सेक्शन, कॉन्सेप्चुअली क्लियर सेक्शन, सरकार को भी लगा कि हाँ जेन्युइनिटी है इस सेक्शन की, इसलिए ये सेक्शंस आए। फटाफट लगा के 1 मिनट में इसको गो थ्रू करो फटाफट। चलिए फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर की। चल सकते हैं जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन निकालो। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, फटाफट एक बार पढ़ेंगे फिर इसको निकालेंगे। सारे हैं इसमें, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, लिस्टेड शेयर, गोल्ड, रेजिडेंशियल हाउस, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, सारी चीजें। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, एक बार ट्राई करेंगे खुद से।
एक एक करके निकालेंगे एक एक एसेट्स की। पहले अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की, फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड की, फिर लिस्टेड शेयर्स की, फिर गोल्ड की, फिर रेजिडेंशियल हाउस की। फटाफट। कल या परसों से पीजीबीपी शुरू कर देंगे। चैप्टर आपका मोटा मोटी खत्म हो चुका है। एक दो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको जरूर पढ़ा। तो कल या परसों से मोस्ट प्रोबेबली पीजीबीपी शुरू करेंगे। फिर बढ़िया चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर, इजी चैप्टर, बट लेंदी चैप्टर। पीजीबीपी बहुत इजी है, बहुत इजी। उसको कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे फर्स्ट। चलो मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी करो इसको करो। चले आओ। क्या कर रहे हो अभी? 2 मिनट और ले लो, 2-3 मिनट और ले लो। एक एक करके निकाल लेना, बस एक एक करके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगेगा कि एकदम इतना कैसे एसेट आ गई, एक एक करके सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व होती चली जाएंगी, इजीली। क्या चल रहा है बाहर, तोड़ा फोड़ी पता नहीं। सौरभ, गेट लगा एक बार। अभी करवा देते, बंद करवा देते हैं, क्या हो गया। गेट लगा, गेट लगा दे बाहर वाला। चलिए जी, करवाऊं मैं, शुरू करवाऊं? बोलिए, कैन आई स्टार्ट नाउ? चलिए आइए, 1 मिनट और दे देते, चलो बच्चे हो सकता है ना सो। ये नन्हे मुन्ने बच्चे मन के बड़े ही सच्चे। चलो इधर देखो, आर सबमिट यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कैपिटल एसेट्स, आर सबमिट you the following particulars:
कैपिटल एसेट्स कौन सी है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। व्हिच मूवमेंट? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। कुछ याद आया? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। क्या मैं टैक्स करूंगा? ऑब्वियसली नहीं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। दैट मींस ये कुछ भी कहता रहे, ये वाली तो एप्लीकेबिलिटी आएगी ही नहीं। बहुत सिंपल है जी सर। लिस्टेड शेयर्स, गोल्ड, रेजिडेंशियल हाउस। देखिए जी, ये डेट ऑफ एक्विजिशन दे दी इसने, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे दी इसने, ये सेल प्राइस दे दिया इसने, ये डेट ऑफ सेल दे दी इसने, ये फेयर मार्केट वैल्यू दे दी इसने। बस एक एक करके सॉल्व कर दो। बाकी जो भी कैपिटल गेन रिस्पेक्टिव हेड का निकले, रिस्पेक्टिव इसका निकले कैपिटल एसेट्स का, उसमें से आप ये माइनस करवा देना। चलो देखते हैं। सबसे पहले अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्वेश्चन नंबर 34। आइए जी, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। शहर की एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है जी। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, देखिए इसने कितना माइनस, सेल प्राइस कितना है सर? इसका सेल प्राइस है 30 लाख। डेट ऑफ सेल है 16 अगस्त 2023। खरीदी कब थी? डेट ऑफ एक्विजिशन सर 1/4/2001 से पहले खरीदी थी। दैट मींस मैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4 लूंगा कि नहीं लूंगा? बोलिए। लूंगा सर। कोई और खर्चा है इसमें? नो सर। चलो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कितने की है जी? सर इसने ये जो बेची है ये 30 लाख रुपए में बेची है। खरीदी थी इसने, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90,000 और 180, विच एवर इज हायर। चलो 30 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय कौन सा लू जी? बोलिए सर। डिवाइडेड बाय उस साल का लो जिस साल की इसने फेयर मार्केट वैल्यू ली है। 1/4/2001 100 रुपीज। यस सर। चलो कैल्सी कहाँ है मेरा? कैल्सी, वेयर इज माई कैल्सी? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 6,26,400। माइनस करवा देंगे, आपका आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ गया जी 23,73,000, 23,73,600। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए मुझे। नो सर। चलो अगली एसेट देखते हैं। ये कहता है कि ही डिपॉजिटेड 9,20,000। बात समझना जी, 9,20,000 25th of June 2024 इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एज ही इंटेंडेड टू बाय एग्रीकल्चर लैंड लेटर। वो कहता है जो टाइम पीरियड है रिस्पेक्टिव सेक्शन में, एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सेक्शन पर आओ, देखते हैं हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सेक्शन पर आओ फटाफट, सेक्शन पर आओ। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहां गया? छोटा सा सेक्शन था, ये रहा। क्या हमने सेक्शन में ठीक से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने साल तक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के बदले अर्बन एग्रीकल्चर लैंड? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप नई एसेट खरीदो 2 साल में, लेकिन 2 साल तक वो पैसा अपने पास नहीं रख सकते। यू हैव टू डिपॉजिट सच अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कब तक? ड्यू डेट तक। उसने कब जमा करा दिया? उसने कब जमा करा दिया सर? 25th of June।
इंडिविजुअल है, 31 जुलाई तक करा देना चाहिए था, मतलब वैलिड है। क्या खरीद के क्या? सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करनी है, उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही ट्रांसफर की है। खरीदना क्या है? अर्बन खरीदो चाहे रूरल खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना? -54B कितना है जी? ये है जी आपका 9,20,000। आप 9,20,000 माइनस करवाओ, 9,20,000 माइनस करवा दीजिए, 9,20,000 माइनस करवा दीजिए, जो भी बचेगा इसमें से 14,53,000, 14,53,600 इज द टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बोलिए, उतारिए फटाफट। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सब। अगर आपको प्रोविजन याद है इनकम टैक्स में, कॉन्सेप्चुअली समझा हुआ है, तो कई बार क्या होता है रट्टा हुआ मिक्स हो जाता है, 3 साल थे कि 2 साल थे पर, लेकिन कॉन्सेप्चुअली समझ लिया। एग्रीकल्चर लैंड रूरल थी कि अर्बन थी, मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्चुअली, रूरल आ ही नहीं सकती, अर्बन ही होगी, फिर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगली एसेट देखते हैं, अगली कौन सी है जी? रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ये तो एग्जेम्प्ट है, बेशक आप एक लाइन लिख सकते हो, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स एज पर कैपिटल गेन प्रोविजन, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर रूरल एग्रीकल्चर लैंड। उसके बाद क्या है? लिस्टेड शेयर्स। आओ जी, लिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स देख लेते हैं। सेल कंसिडरेशन क्या है जी? सेल कंसिडरेशन क्या है जी? सर लिस्टेड इसका है सेल कंसिडरेशन 1,44। खरीदे कब थे जी? सर ये खरीदे थे 2018 में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है जी? 1 अगस्त, सॉरी 1,08,000 रुपए। सिंपल सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, सीधा सीधा माइनस करवा दो, सीधा सीधा माइनस करवा दो। 1,44 में से 1,44 में से 1,8 सीधा सीधा माइनस करवा देंगे। बोलो, अरे जल्दी बोलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलो ना सर, इंडेक्सेशन क्यों नहीं बोल रहे आप? पहले इसको सॉल्व करो। 1,44,000 आई थिंक। हाँ जी सर। सेल कंसिडरेशन कितना है सर? एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 1,08,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी बचेगा सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा। ये बचेगा जी आपका 1,44,000 माइनस 1,08,000, 36,000। क्या कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है क्या इसने? देखना जी एक बार। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ गोल्ड ही परचेज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा वो उसका वही मिल जाएगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं है। सर इसमें इंडेक्सेशन क्यों नहीं लगा है? लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज है, लिस्टेड मान के चलेंगे, एसटीटी वगैरह सारी चीज पे हुई है। देयर इज नो 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 इंडेक्सेशन अंडर सेक्शन 112 कैपिटल ए। देयर इज नो इंडेक्सेशन अवेलेबल फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। आपको स्पेसिफिकली नहीं बताएगा वो। यहां पे गलती आप क्या करते हैं, वो आपको जान पूछकर 2018-19 का 18-19 का इंडेक्सेशन देता है एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में। आप इंडेक्सेशन लगा कर आते हैं जल्दबाजी में, जो कि हो जाता है टोटली गलत। अमाउंट इसकी इसने कहीं इन्वेस्ट नहीं की है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, पहले वो चेक करो। सर लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटीज में, सर ये तो लॉन्ग टर्म ही तो हुआ, लॉन्ग टर्म ही तो हुआ बच्चा पार्टी।
चलिए अगला क्या है सर, अगला है मेरा गोल्ड। और सर गोल्ड का पैसा ना इसने डिपॉजिट करवा दिया, रेजिडेंशियल हाउस में लगा दिया 6 लाख रुपए का। क्या सेक्शन की एग्जेम्पशन मिलेगी? कौन से सेक्शन की मिलेगी सबसे पहले तो ये बताओ सर। 54 एफ की एग्जेम्पशन मिलेगी। एफ, एफ का मतलब क्या था? कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स गोल्ड से आपने क्या लिया, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन किंतु परंतु बंधु, वो एग्जेम्पशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी? वो एग्जेम्पशन मिलेगी तो कितनी मिलेगी सर? वो मिलेगी प्रोपोर्शनेटली। आइए आइए जी, गोल्ड सेल कंसीडरेशन कितना है सर? इसका सेल कंसीडरेशन है गोल्ड का 12 लाख रुपए। खरीदा कब था? 95 में। कॉस्ट हायर कौन सी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मैं 90,000 ही लूंगा 12 लाख में। जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जल्दी बोलो बच्चा पार्टी। सर एक बात देखिए, अगर मेरी ये खरीदी कब है सर? ये खरीदी है 7 सितंबर 1995 में। दैट मींस 1/4/2001 से पहले। हाँ सर, तो मैं क्या करूंगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 कितना है सर? 81। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर? 90। विच एवर इज हायर, दोनों में से ज्यादा कौन सा है सर? 90,000 पर इंडेक्सेशन लगा दो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 90,000 मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया 3,13,200। बोलिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,13,200। 3,13,200। कोई वो है? क्या है? कोई वो है? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर सर, वो तो इससे पहले आता है ही नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12 लाख में से माइनस कर दो 3,13,200। ये आ गया 8,86,800। 8,86,200। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। सर इसने ना इन्वेस्ट किया था, इसने ना इन्वेस्ट किया था लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 एफ। कितना देंगे सर? उसमें ना एक फॉर्मूला था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,86,800। देखिए उसमें ना एक फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय, आप किस चीज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और किस चीज से उसको डिवाइड करेंगे? फटाफट लिखो, खुद से लिखो, खुद का दिमाग अप्लाई करो, मेरी उंगली मत पकड़ो, फटाफट एक बार खुद से। ये ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय जल्दी बोलो। एक चीज तो मैं आसान कर दूंगा तुम्हारी सर, वो क्या? एक चीज करूंगा इन दो में से, एक तुम बताओगे या दोनों तुम बताओ? पहले पहले दोनों तुम ही बताओ, उसके बाद ही मैं आसान करूंगा। जल्दी जल्दी बोलो सर। डिवाइडेड बाय था, क्या था? बोलो 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 सर। नेट, नेट सेल, सेल कंसीडरेशन 12 लाख। ऊपर क्या था सर? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस। कितना इन्वेस्ट किया है जी? अरे कहां गया क्वेश्चन? इन्वेस्ट कितना किया है सर? 6 लाख रुपए, 6 लाख। चलो 6 लाख, दैट मीन्स
ऐसे बचपन में करते थे ना। अरे ये था तो सही सिंपल, इतना ही कैलसी पे निकला है, इतना ही सिंपल था। तो 443 400, 443 400, 443, क्या हो रहा है यार, 443 400, मोटा मोटी 50% अलाउड कर दी इन्होंने। 443 400, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें कोई दिक्कत, प्रोपोर्शनेटली निकालने में बड़ा आसान था। 54F वाली, कोई दिक्कत। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस, कितना सर, 6 लाख रुपए, ये देखो 6 लाख रुपए अमाउंट इन्वेस्ट किया, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन 12 लाख रुपए था, ये रहा 12 लाख रुपए। जो भी बचेगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा टैक्सेबल। बोलिए जी। आइए आगे क्या है, इसके आगे और कुछ बचा या खत्म हो गया क्वेश्चन? सर एक रह गया, रेजिडेंशियल हाउस रह गया। अच्छा जी, आओ इसको भी देख लेते हैं एक बार, रेजिडेंशियल हाउस को भी देख लेते हैं। कब खरीदा था, क्या खरीदा था, देखिए जनाब। फिफ्टी फोर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 54,000 में खरीदा था। 1080 इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, 32 लाख इसका सेल शेयर प्राइस है। कोई बात नहीं, विच एवर इज हायर लेंगे, 54,000 और 10,80,000, विच एवर इज हायर। ऑब्वियसली निकाल दो, ये तो आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, सेल कंसिडरेशन कितना है जी सर, 32 लाख, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर कहूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,80,000, मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइडेड बाय 100। ईयर देखो कौन सा है। सर 2001 ही है। कितना आ गया, 37,58,000, 37,58,400। सर ये तो गजबे हो गया, क्या हो गया सर, ये तो हमने पहली बार देखा। अरे क्या देख लिया सर, 37,58,400। तो क्या हो गया इसमें, क्या देख लिया नई चीज? सर 32 लाख की ही सेल है। अच्छा तो फिर सर 5,58,400 रुपए का हो गया लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 5,58,400। बोलिए बोलिए, आइए, समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ आयो कि नहीं आयो? फटाफट एक बार उतारोगे खुद से, देख लो एक बार, यही हूं मैं। हाँ जी, चले।
एग्जम्पशंस आपकी सारी कंप्लीट, मोटा मोटी सारे प्रोविजन कंप्लीट है आपके। एग्जम्पशन कंप्लीट, मोटा मोटी सारे प्रोविजन कंप्लीट, अपन जो लिख कर लाए थे आपके लिए हमने वो करवाया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ठीक है सर, हम आपके साथ हैं। चलो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अभी अभी ताजा ताजा मंगवाया है मैंने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 2 बार अटेम्प्ट में आया हुआ है, 2 अटेम्प्ट में आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन आया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, फटाफट शुरू हो जाओ। 15th नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। रीड करो एक बार, खुद से रीड करो एक बार। हाँ जी, पढ़ लिया? एक बार ट्राई करो खुद से बच्चा लोग, खुद से मेरे लाल ट्राई कर। Mr. C inherit from his father 8 plot of land in 1999. उसको पुश्तैनी जमीन मिली फादर साहब से 8 प्लॉट। His father had purchased the plots in 1986 for 5 lakh। मतलब फादर से मिला, गिफ्ट मिला। 56 to 10 लगेगा कि नहीं लगेगा सर? रिलेटिव से मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर नहीं लग रहा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? सब प्रीवियस ओनर की। टाइम पीरियड कहां से लेंगे? प्रीवियस ओनर से। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्लॉट ऑन 1/4/2001 इज 16 लाख। ओके।
1/6/2005 C started a business of dealer in plots and converted 8 plot as stock in trade in his business. बात समझना, इसने क्या किया कि 2005 में 2005 में 8 के 8 प्लॉट इसने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहले था ये कैपिटल एसेट्स। तो क्वेश्चन किस चीज का बन गया? कैपिटल एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। टैक्स कब करेंगे? जब स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। इंडेक्सेशन कब तक लेंगे? कन्वर्जन तक का। ठीक। He recorded the plots in his books at 64 lakh being the fair market value on the date. मतलब सेल कंसिडरेशन कैपिटल एसेट्स के लिए कितना आ गया? 64 लाख। In 2009 she sold the 8 plots for 75 lakh। 2009 में उसने सारे प्लॉट बेच दिए 75 लाख में। तो 75 लाख माइनस 64 लाख पीजीबीपी की इनकम, और 64 लाख माइनस 16 lakh with indexation capital gain. It's totally cool. Cool sir. मैं बोला वो समझ आया कि नहीं आया? मैं ये 2009 की बात कर रहा हूं। जून 2009 में उसने सारे प्लॉट 75 लाख में बेच दिए। बात समझना मेरे लाल, यहां तक रुको। अभी यहां तक रुको, यहां तक बस, सिर्फ यहां तक रुक जाओ। क्वेश्चन में आगे पढ़ो ही मत, टुकड़ों में तोड़ दो। 2009 में 75 लाख के बेच दिए, पीजीबीपी की इनकम 75 लाख माइनस 64 लाख। 64 ये ना, हाँ ये रहे 64 लाख पर रिकॉर्ड किया था। पीजीबीपी आ गई 64 लाख माइनस 16 लाख, क्योंकि 16 लाख ज्यादा है 5 लाख से, विच एवर इज हायर लेंगे। 16 लाख में इंडेक्सेशन के साथ लूंगा। टोटली कूल। 2009 तक की कैलकुलेशन हो गई। अपने को कौन से साल की निकालनी है? 23-24 की, क्योंकि आप एग्जाम अब दे रहे हो, तो 23-24 आपके लिए एप्लीकेबल। इन द सेम प्रीवियस ईयर 2009 में ही एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस फॉर 50 लाख। घर के बदले घर? नो, स्टॉक इन ट्रेड के बदले घर, घर के बदले घर नहीं। He invested an amount of 5 lakh in the construction of one more floor in his house in June 2010। 50 और 5 55 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, 55 लाख। The house was sold by him in June 23 for 80 lakh। ये जो घर है ना, ये जो घर है 50 लाख वाला, ये इसने बेच दिया। मतलब कब? 2010 में खरीदा, सेम प्रीवियस ईयर में एक्वायर्ड किया, दैट मींस 2009 में एक्वायर किया था, 2023 में बेचा। तो एग्जिम्पशन तो विड्रॉ नहीं होगी। सबसे पहले हमने चेक किया कि आपने एग्जिम्पशन तो विड्रॉ नहीं होगी। अगर इसको एग्जिम्पशन मिली होगी तो 2009 में, मैं एक एक करके देखूंगा सारी चीजें। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 98,50,000 एज पर एसएससी रिक्वेस्ट। एओ मेक रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर आ चुका है पिक्चर में। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बता दिया 99,20,000। अरे वैल्यूएशन ऑफिसर, तुम तो स्टैंप ड्यूटी से भी ऊपर चले गए, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। चलिए, ब्रोकरेज कितना है? 1%, लेकिन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का नहीं, फुल वैल्यू कंसीडरेशन का नहीं, सेल कंसीडरेशन का, एक्चुअल सेल कंसीडरेशन का। सीआईआई आपको सारे के सारे प्रोवाइड किए गए हैं। गो फास्ट, टेक योर टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट। मुझे कुछ समझ आया? जी सर समझ आया ना। चलो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, करवा दूं? अगर आप करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर दो और खुद से करो, अदरवाइज मैं इसको करवा रहा हूं। ठीक, आप अपना टाइम ले लेना उस हिसाब से। चलिए
आइए फटाफट देखते हैं जी, हमारे साथ देखेंगे। जो जो मैंने बताया आप वही करेंगे, सिंपल। रीड करते हुए मैंने आपको क्या बोला है आप वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, कैलकुलेशन ऑफ। अब देखिए कई बार ना वो एग्जाम में आपके साथ खेल सकता है। कैसे खेलेगा? वो आपको कई बार बोल सकता है कि दोनों साल का कैपिटल गेन निकालो, एक साल का निकालो, करंट ईयर का निकालो, उसका निकालो। वो जो बोले वो आपको करना है। इसमें इसने क्या बोला है? इसमें इसने कुछ नहीं बोला। चलो दोनों साल का निकालते हैं, दोनों साल का निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सी फॉर असेसमेंट ईयर 2010-11 बनेगा कि 9-10 बनेगा? कौन सा बनेगा जी? ये हो गया सर आपका 9-10 बन गया। 9-10 बन गया ना? जल्दी देखो 9-10 बना कि कौन सा बना? सर 9-10 ही तो है। जून 2009 में तो बेचे इसने। ठीक है, अरे ये रहा भाई, ये रहा। जून 2009 में बेच दिए 75 लाख में। हाँ 9-10 बन गया, ठीक है। 9-10 तो 10-11 प्रीवियस ईयर 2009-10। सर एक डाउट है मेरा यहीं पर। क्या डाउट है? सर आपने यहाँ पर लिखा टोटल इनकम, आपने तो कैपिटल गेन लिखना चाहिए था। नहीं, इसमें पीजीबीपी की भी इनकम होगी। सर वो कैसे? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। ओके सर, चलो सेल कंसिडरेशन सबसे पहले। सेल या फिर कहूं पीजीबीपी इनकम कितनी होगी? 75 लाख में से, ध्यान देना, 75 लाख में से आप 64 माइनस करवा दो। 75 लाख माइनस 64 लाख, ये हो गए कितने आपका? 11 लाख। यस सर, कैपिटल गेन जी। सेल कंसीडरेशन कितना है? सर जो मैं इसकी कॉस्ट मानूंगा, पीजीबीपी की जो मैं कॉस्ट मानूंगा वो मेरा कैपिटल गेन का सेल कंसिडरेशन होगा। एग्रीकल्चर वाला मैंने समझाया था, दो बिजनेस मानो, एक की कॉस्ट ए, दूसरे की सेल, दूसरे की सेल पहले वाले की कॉस्ट। तो इस केस में अगर इसकी सेल प्राइस 64 लाख है, कन्वर्जन है, उस दिन इसने फेयर मार्केट वैल्यू 64 लाख थी, तो पीजीबीपी के लिए कॉस्ट वही मान ली मैंने, तो मना कर दिया, माइनस करवा दिया। तो अब इसमें माइनस करवाएंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या फिर मैं कहूं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी सर, देखिए कितना लेंगे। सर हमने ये खरीदा था 5 लाख में, लेकिन इसकी वैल्यू थी 16 लाख। चलो माइनस करवाओ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 16 लाख मल्टीप्लाई बाय मेरा CII, मुझे कौन से साल का लेना है सर? 9-10 का। 9-10 का CII है 148। ध्यान से 348 मत लिख देना गलती से, यहां पर 348 गलती से मत लिख देना। क्यों? क्योंकि आप कैलकुलेशन कर रहे हो 10-11 की। ओके सर, चलो 148 लिखेंगे। यस सर, चलो 148 लिखो जी। 148 डिवाइडेड बाय 100, कैलकुलेशन करो फटाफट एक बार इसकी। नहीं 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 नहीं, नहीं मिस्टेक मिस्टेक, क्या मिस्टेक? बेचा, बेचा इसमें है कन्वर्जन,
कन्वर्जन कहाँ था, ये गलती हो गई ना, 5-6 में, तो 5-6 का इंडेक्सेशन लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, कन्वर्जन कैपिटल असेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, इंडेक्सेशन कब तक का लूंगा सर? मैं इंडेक्सेशन तब तक का लूंगा जिस साल में मैं उसको कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कब किया था? 5-6 में। ध्यान दो, 1/6/2005 सी स्टार्टेड बिजनेस डील इन प्लॉट, कन्वर्टेड 8 प्लॉट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 5-6 का कितना है? 5-6 का इंडेक्सेशन कितना है? 5-6 का इंडेक्सेशन है सर 117, 117। हाँ जी 117 लो, 117 लो, 117 डिवाइडेड बाय 100, ये ठीक आएगा। अब 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 117 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 18,72,000। हाँ जी, कोई खर्चा था उस टाइम? उस टाइम कोई खर्चा था तो वो माइनस करवाएंगे। देखिए सर कोई खर्चा नहीं था, कोई खर्चा नहीं था, ठीक है। तो -64 लाख कितना आ गया सर? ये आ गया 45,28,000, 45,28,000, 45,28,000। यहां तक कोई दिक्कत आई सर? एक बार दोबारा समझा दो। कोई बात समझा दो, की फर्क पैंदा है। सबसे पहली बात, इसने 2005-6 में कंफ्यूजन हो गई थी, 5-6 में इसने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। तो आप जब भी कन्वर्ट करेंगे आप इंडेक्सेशन उसी साल तक का लेंगे। बेच दिया कब? 2009 में, तो टैक्सेशन कब निकालेंगे? 2009 में, लेकिन कन्वर्जन तक का इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कब तक का लेंगे? 2005-6 तक का। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेच दिया कितने में? 75 लाख में। तो ये 75 लाख किसकी इनकम है? पीजीबीपी की सेल है। हाँ सर। कॉस्ट क्या होगी पीजीबीपी की? उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू जब मैंने कन्वर्ट किया था तो 75 लाख माइनस 64 लाख क्या आ गया? 11 लाख का मेरा पीजीबीपी की इनकम। अब मैं जब कैपिटल गेन निकालूंगा तो 64 लाख मेरा क्या हो गया? सेल कंसीडरेशन। किसके लिए? कैपिटल गेन के लिए। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे सर? 5 लाख और 16 लाख, विच एवर इज हायर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर इंडेक्सेशन कब तक का लगाएंगे? 5-6 तक। यही मैंने अभी तक किया है, ठीक है? ठीक है जी। अब इसने क्या किया? आगे पढ़ो। अब इसने क्या किया? इन द सेम प्रीवियस ईयर, उसी साल में, ही एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस, ही एक्वायर्ड ए रेजिडेंशियल हाउस, उसने एक रेजिडेंशियल हाउस एक्वायर्ड किया 50 लाख रुपए में, और एक 5 लाख रुपए का उसने एक और फ्लोर बना दिया 2010 में। ध्यान देना, सेम ईयर का मतलब इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना ये। जब छोटी छोटी ट्रिक्स पे देखो, यहां पर इंडेक्सेशन चल चेंज हो गया, अब यहां पर भी इंडेक्सेशन चेंज हो गया। कैसे? 2009 में इन द सेम प्रीवियस ईयर 50 लाख इन्वेस्ट किए, 5 लाख कब इन्वेस्ट किए? 2010 में। एक साल का गैप है, एक साल का गैप है, ठीक है। कितना इन्वेस्ट कर दिया सर? 55 लाख इन्वेस्ट कर दिया। द हाउस वाज सोल्ड, अब यहां तक रुक जाओ, कितना इन्वेस्ट कर दिया? 55 लाख। तो एक बात मुझे बताओ, क्या सारा का सारा एग्जम्पशन मिल जाएगा? ये क्या था? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी सर, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितनी ले लूं सर? पूरी ले लो। बोलिए, एग्जम्पशन पूरी की पूरी ले लेंगे तो टोटल इनकम कितनी निकल कर आई सर? नील? नील नहीं, 11 लाख। 11 लाख रुपीस। कैसे? यहां तो नील आ गया, 11 लाख मेरे किसके थे? पीजीबीपी इनकम के। जल्दी फटाफट देखो, फटाफट देखो इसको। बोलिए, समझ आया? बुझे? हाँ सर, कुछ नेत्र चक्षु खुले। कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन, बस छोटा छोटा इंडेक्सेशन चेंज करवा देगा।
साल कंप्लीट हो गया, टोटल इनकम निकाल ली। अब फिर आओ, अब 2000 करंट में आओ, करंट में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, सेल कंसीडरेशन। स्पीड बढ़ाओ भैया, एग्जाम में लिख के कैसे आओगे। सेल कंसीडरेशन कितने में बेच दिया? द हाउस वॉज सोल्ड बाय हिम इन जून। ये देख रहे हो इतने बड़े क्वेश्चन कैसे किए जाते, टुकड़ों 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 में। इन जून 2023 द हाउस वॉज सोल्ड बाय हिम इन जून 2023 फॉर 80 लाख। 80 लाख रुपए का उसने वो घर बेच दिया। स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाज 98,50,000। वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई 9920। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जब भी वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से भी ऊपर जाए उसको बोलो कि भैया ठीक है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तक ही लेंगे, हम तेरी नहीं मानेंगे। तो इसका जो सेल कंसिडरेशन होगा वो 98,50,000 होगा। 98,50,000, हाँ सर, माइनस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 1% की ब्रोकरेज दी है इसने। अब देखिए क्या दिया है, ब्रोकरेज 1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन। हाँ जी, अब ये 1% में किसका लू? उसने बोला सेल कंसिडरेशन का, जबकि इसका सेल कंसिडरेशन कितना है 80 लाख, इसका 1% है, जबकि मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है 98 लाख। तो कभी भी 1% जल्दबाजी में इसका मत ले लेना। मैं हमेशा आपको हाउस प्रॉपर्टी में भी यही बताता हूं, 98,50,000 ये नहीं लेके 80 लाख का 1% लेना। ठीक है, ठीक है सर। 80,000, देखना आप गलती वो फिर करवाएगा। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में इतनी गलतियां होने के चांसेस, जब संभाल संभाल के कदम रखना पड़ता है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखो फिर दोबारा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर ये घर इसने खरीदा था ना 50 लाख में खरीदा था। ये वही घर है ना जो इसने खरीदा था 50 लाख में, इन्वेस्टमेंट करके एग्जेम्पशन क्लेम की थी। ये देखो एग्जेम्पशन, ये वाली एग्जेम्पशन 55 होनी चाहिए थी, लेकिन अमाउंट ही इतनी थी तो मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, पूरा एग्जेम्पशन दे दिया। माइनस में थोड़ी कर दूंगा, लॉस थोड़ी करवा दूंगा, यहां पर सिर्फ उतनी ही एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या बोला था? अमाउंट इन्वेस्टेड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लोअर था, अमाउंट इन्वेस्टेड कितनी थी 55 लाख, 50 लाख प्लस 5 लाख 55 लाख, तो वो दे दिया। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें बताओ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर 50 लाख की एक है, 5 लाख की एक है, 348 एक है, 348 एक है। अब मुझे बता दो कि नीचे क्या मैं इंडेक्सेशन अलग अलग लगाऊं कि एक ही लगाऊं? सर ऑब्वियसली अलग अलग साल में इन्वेस्ट किया था उसने। 50 लाख जो इन्वेस्ट किया था इन द सेम प्रीवियस ईयर, दैट मींस 9-10 की बात कर रहा है, दैट मींस 148 लगा दूंगा। और 2010 में इन जून 2009, मतलब 10-11 की बात कर रहा है, मतलब 167 लगा दूंगा। यस और नो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी, अरे बोलो भैया। हाँ सर, 50 लाख इन्वेस्ट किया इन द सेम प्रीवियस ईयर, दैट मींस 9-10, 9-10 का क्या है 148, हाँ जी। 5 लाख, 5 लाख किया उससे अगले साल, वन मोर फ्लोर, वन मोर फ्लोर 5 लाख इन जून 2010, मतलब 10-11 का 167। चलो 148 167, 148 167, फटाफट देखो एक बार निकालो कैलकुलेशन। चलो जी माइनस करवाओ,
जो भी बचेगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा। जल्दी से माइनस करवाओ। कितना आया बोलो। ये आ गया सर 98,50,000 कैलसी में आपके सामने है। अरे इधर देख भाई, 98,50,000 माइनस 80,000 ब्रोकरेज के, 2 बार की इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन लगाया, अलग अलग साल का था, अलग अलग इंडेक्सेशन लगाया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 302862, सॉरी 672, 3028,672, 3028,672 फाइनल आंसर। देख रहे हो चालाकियां, देख रहे हो उसकी एग्जामिनेशन की, कितनी एग्जाम वो गलतियां करवाता है। फटाफट देखो एक बार। हाँ जी, समझ आया बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार जरूर गो थ्रू करना है इसको, ठीक है। बोलिए और क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चन नंबर, आपको अब होमवर्क देना शुरू करें। हाँ जी सर, क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है। इलेवन मैं करवा दूंगा। 11 बल्कि आप एक बार खुद से ही कर लें, ये वाला थ्योरेटिकल है। एक बार खुद से ही देख लेना, थ्योरेटिकल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खुद से देख लेना। ये मैं करवाऊंगा आपका। चलिए, तो मैंने आपको होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया, क्वेश्चन नंबर 11 दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 11 ये हैं आपके होमवर्क, ठीक है। ठीक है, मोटा मोटी आपका कैपिटल गेन खत्म हो गया है। कल मिड हाफ तक या पूरी क्लास, कल मेरा पूरा कैपिटल गेन खत्म हो जाएगा, पूरा कैपिटल गेन कल खत्म हो जाएगा, ठीक है। या तो कल से थोड़ा बहुत हो सकता है पीजीबीपी की स्टार्टिंग आ जाए कल, नहीं तो फिर परसों सुबह, मतलब परसों की क्लास से हम आपका पीजीबीपी शुरू करवाएंगे। पूरा क्वेश्चन बैंक हाथ से सॉल्व करना है आपको, जो भी क्वेश्चन बचेंगे अब फटाफट हाथ से सॉल्व करते चले जाओ। कोई भी डाउट आता है मैं बैठ, कोई भी किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्वेश्चन बैंक में कोई दिक्कत है, कुछ भी तरह का, वो मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा, मैं बैठा, डाउट, एनी डाउट, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।